This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. Hello everyone, welcome back to my channel Unknown Diaries. आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें लोगों ने ही खुद एक क्रिमिनल को रातों रात इंटरनेट पर फेमस कर दिया, मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे एक कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। यह बात है साल 2020 की। नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि यह चीज़ भारत में नहीं हुई क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाने लगती है। लोगों ने इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फ़ैन पेज तक बना डाला, और यह सब इसीलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की आज मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इज़ाबेला गुज़मैन, जो अपनी माँ मिन युन हॉय और सौतेले पिता रेयान हुई के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोरा शहर में 2624 साउथ लीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसकी जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 से। तो हुआ यह कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 को इज़ाबेला की माँ शाम को अपना स्टूडियो का काम ख़त्म करके वापस घर लौट रही थी, मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकल रहा था और लोहे की जाली पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की याद आई। दरअसल उनके पड़ोसी कई बार उन्हें इस बारे में बता चुके हैं कि जब भी वह घर में नहीं होती तो इज़ाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को लेकर आती, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाते थे। उस वक्त इज़ाबेला की माँ को उन लोगों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने 27 अगस्त 2013 की शाम को खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इज़ाबेला के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया। तो वो तुरंत अपने दूसरे पति रियान होए के साथ इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी, मगर किसी भी बात का इज़ाबेला ने सही से जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्हें भला बुरा कहा, यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर थूक कर चली गई। इस बात से यॉन को बहुत धक्का लगा और इज़ाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें डरा दिया। इतना डर गई थी कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने में भी डर लगने लगा था, इसलिए वो पूरी रात अपने कमरे के अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रेयान के ही साथ रही, जबकि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। दरअसल इज़ाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में हुआ था, मगर उस वक्त वो अपने रियल पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी माँ के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। एक साथ मिलकर अरोरा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं जिसका नाम वो अपनी बेटी इज़ाबेला के नाम पर रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। तो पूरा परिवार राज़ी खुशी अपने दिन काट रहा था,
मगर फिर साल 1999 आते आते चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और 1999 में रॉबर्ट गूज़मैन और मिन यॉन एक दूसरे से अलग हो गए। उस वक्त से ही इज़ाबेला अपनी माँ के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लगी। वो बचपन से ही थोड़ी ज़िद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो और भी ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। मगर गुस्सा नफ़रत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ ने एक दूसरे शख्स रेयान हुई से शादी कर ली। अब इज़ाबेला के एक सौतेले पिता थे। उसके असली पिता की जगह किसी और ने ले ली थी जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। यहीं से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गईं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे इज़ाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे कपड़े और खिलौने की डिमांड करती है और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस बात पर अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करती है। इज़ाबेला की माँ ने स्टूडियो के अलावा और कई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया जिससे वो अपनी 7 साल की बेटी की डिमांड पूरी कर सके। मगर धीरे धीरे करके इज़ाबेला की डिमांड्स और बढ़ती जा रही थी, इससे इज़ाबेला की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गई थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इज़ाबेला को कुछ समय के लिए उसके पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया जाए। कुछ दिन वो वहाँ रहेगी तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मगर इसके बावजूद उसके गुस्से में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इज़ाबेला 14 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। अब वो पूरे आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही ढंग से स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और कई बार तो वो 3-4 दिनों तक घर भी नहीं आती। जब उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तब वो उनसे लड़ने लगी। पढ़ाई में भी वो अच्छी नहीं थी। जब वो क्लास 12th में थी तो उसकी अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे फाइनल एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद भी उन्होंने उसे खूब समझाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपनी ही माँ के मुंह पर थूकना, जिसके बाद यॉन ने पूरी रात डर से गुजारी। किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब इज़ाबेला की माँ अपना मोबाइल चेक करती हैं तो वो देखती हैं कि इज़ाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था, पर जब वो मेल को ओपन करती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इज़ाबेला ने कहने की कोशिश की है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यॉन और भी डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति रियान को भी दिखाती है और अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। यॉन पुलिस को बुलाने का फ़ैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस ईमेल के बारे में बताया जाता है जो इज़ाबेला ने भेजा था, पर क्योंकि वह घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इसे कुछ नहीं कहती और इसीलिए पुलिस पहले इज़ाबेला को समझाती है और फिर उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। के बाद इज़ाबेला भी अपने बेडरूम चली जाती है और यून भी अपने काम पर चली जाती है। जब यून अपने स्टूडियो पहुंचती है तो वो अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गूज़मैन को भी यह बात बताती है, क्योंकि वह अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते हैं और इज़ाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती है। इसलिए रॉबर्ट ने कहा कि वो घर जाकर बात करेंगे और उसे समझाएंगे।
जब रॉबर्ट घर पहुंचे तो उन्होंने इज़ाबेला को बैकयार्ड में ले जाकर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया कि वो जो भी करी है वो बहुत गलत है। उसे अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपनी ज़िद नहीं करनी चाहिए और वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वह इज़ाबेला उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो यह थी कि वो उनकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जैसे कि वो शायद पहले से ही प्लान बना चुकी थी। उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद इज़ाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद मिन घर पहुँचती है और वो अपने साथ रेयान के लिए मैकडॉनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। मगर घर पहुँचने के बाद यॉन रेयान से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है, तो वह कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इज़ाबेला को घर के किचन में देखा था। रेहान की ये बात सुनने के बाद यॉन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और इधर रेहान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि यॉन उसके लिए लेकर आई थी। इसके थोड़ी देर बाद करीब रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेयान को अचानक से ऊपर के फ्लोर से दम-दम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़मीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। और फिर कुछ देर बाद ही उसे एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका ही नाम पुकार रही थी। वह उठकर ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और वहाँ जो वो देखता है उससे उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। अपना नाम सुनकर वो उठकर ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही ऊपर पहले मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज़ भी आ रही है। बाथरूम के जब वो करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इज़ाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे को इज़ाबेला ने अंदर से पूरी तरह से बंद कर दिया था। यॉन की ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रेयान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे पूरी जान लगा दी पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। वो दरवाजे को खोलने के लिए कुछ सोचता ही उसी समय उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बह रहा है। ये देखते ही उसकी हवा ख़राब हो गई और वो तुरंत नीचे भागकर उसने 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। पुलिस की कॉल उठाते ही उसने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतीली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे खून बह रहा है। इसके बाद वो पुलिस को पिछली रात और सुबह के बारे में सब कुछ बताने लगा और उसने कहा कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। के बाद रेयान को एक बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद इज़ाबेला बाथरूम से बाहर आई। उसके पूरे कपड़ों में खून लगा हुआ था। उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इज़ाबेला को इस हालत में देखकर रेयान शांत एकदम खड़ा हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं। लेकिन इज़ाबेला ने रेयान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रेहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चले गई। इसके बाद रेहान फ़ौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी यून होए बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी थी। यून के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था।
रेयान, जो कि अभी भी कॉल पर ही था और अब उसने पुलिस को अपनी बीवी के हालत के बारे में बताया, तो पुलिस ने उससे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रेहान ने अपनी वाइफ को सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यॉन की दोनों आंखें खुली थी, जो कि छत की तरफ देख रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। रात के लगभग 10:16 पर अरोड़ा पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद अरोड़ा पुलिस ने इज़ाबेला को ढूंढना शुरू किया, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद उसी तरफ वो गई थी, मगर वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस सिग्नल के ज़रिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इज़ाबेला का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोड़ा पुलिस मीडिया के ज़रिए पब्लिक एडवाइजरी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था। पुलिस पब्लिक से अपील करती है कि जहां भी जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है। इसमें पता चलता है कि यॉन के ऊपर 79 टाइम चाकू से हमला किया गया था, जिसमें 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले पर हमला किया गया था। हालांकि कोर्ट में यह पता चलता है कि यॉन के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिसमें से 38 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी 65 टाइम्स उसकी बॉडी पर हमला किया गया था। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे अमेरिका में एक दहशत फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया। पुलिस को अभी तक इज़ाबेला को पकड़ने में कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तभी अचानक से सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड में पार्किंग गैरेज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलती है कि पुलिस तुरंत उस एरिया में निकल जाती है, मगर जब वो वहाँ पार्किंग गैरेज में पहुँचती है, जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वह गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन अगर पुलिस को तलाशी लेने पर उस कार में इज़ाबेला और उनमें के ही मर्डर का लिंक मिल जाता है। पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने की पिंक कलर का स्पोर्ट्स ब्रा और पहन रखा था। पुलिस को लगा कि इज़ाबेला हो सकती है, पर फिर पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर पुलिस ने उससे बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इज़ाबेला गुज़मैन है। इसके बाद वो इज़ाबेला के पीछे पीछे चलने लगा और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और वो जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुँचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इज़ाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी। यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को अपनी पहचान तक उसने गलत बताई। उसने अपना नाम तक समंथा गुंजाइश बताया और कहा कि वो इंसानिटी में रहती है, पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगा खून साफ साफ इशारा कर रहा था कि वो इज़ाबेला ही है। आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 को दोपहर 2 बजे पुलिस ने इज़ाबेला को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लिया था।
पर अब ये सवाल उठता है कि कार में जो डेड बॉडी थी वो आखिर किसकी थी और वो कहाँ गायब हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश उस कार में पड़ी मिली थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इज़ाबेला गुज़मैन थी। दरअसल हुआ ये था कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इज़ाबेला ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क रोड के पास बने पार्किंग गैरेज में लगा दी और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था इसीलिए अगली सुबह को कार में सोते हुए देखा तो लोगों को लगा कि कार में एक लाश पड़ी है और इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। मगर तब तक वह पार्किंग एरिया के अंदर पहुंच गई जब तक पुलिस वहां पहुंची। इसीलिए पुलिस को लगा कि उस गाड़ी में कोई और ही बॉडी थी। लेकिन जब इज़ाबेला गैरेज से बाहर आई तब इज़ाबेला को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोड़ा सिटी जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर रिचर्ड ने ये गवाही दी कि जब वह अपनी मां को मार रही थी तब उसे पता ही नहीं था कि वो उसकी मां है। उसे यह लग रहा था कि उसके सपने में आने वाली सिसिलियन नाम की औरत को वो मार रही है। कोर्ट ने सारे रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इज़ाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इज़ाबेला अपने और समाज के लिए ख़तरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी, अब चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी ज़िंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इज़ाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 साल से भी ज़्यादा तक इज़ाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रह रही है। पर फिर नवंबर 2020 में जब इज़ाबेला 25 साल की थी तो उसने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब ना ही वो खुद के लिए और समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल से रिहा किया जाए। जब ये इंटरव्यू बाहर आया तब अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया में देखते ही देखते वो टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बेटी ने अपने गुस्से में अपनी ही मां को मार दिया और बाद में दिमागी परेशानी को बताते हुए वो आसानी से हॉस्पिटल से बाहर भी निकल आई। मैं मानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी गरीबी देखकर नहीं बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।